पार्लियामेंट में अगर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर अगर मैं कहता हूं कि भाजपा भारत के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, तो खड़े होकर कहता हूं कि बगैर किसी से डरे। मैं उनको पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर तू जो बोल रहा हम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम मौत को अपना लेंगे मगर तेरे जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मंजलिस के दुश्मनों को तकलीफ हो रही है, मुसलमानों के दुश्मनों को तकलीफ हो रही है कि मंजलिस इनको ताकतवर बना रही है। मेरे भाई 8,992 एमपीज बने 17 लोकसभा में, कितने मुसलमान बने? 500। मैं जिम्मेदार हूं। अरे मैं तो लड़ रहा हूं कि मेरी आवाज जाए पार्लियामेंट में, मैं तो लड़ रहा हूं कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जाए, असेंबली में जाए। इसीलिए मंजलिस से नफरत है। आप मेरा साथ दे या ना दे, मगर मैं तुमको चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मैं तुम पर मर मिटने वाला हूं। जब भी बोले तो बाउंसर और खेले तो सियासी सिक्सर। दुनिया असदुद्दीन ओवैसी की यही पिक्चर देखती रही है, लेकिन 54 साल के हैदराबादी भाईजान यानी AIMIM के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी की ये पूरी पिक्चर नहीं है। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर रो रो कर सिस्टियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुमको। ओवैसी का एग्रेशन आपने देखा, एक्शन भी देखा और ड्रामा तो जरूर देखा होगा, लेकिन अब ओवैसी की हिस्ट्री भी देखेंगे। आज बात होगी ओवैसी की देश की राजनीति में सियासी पकड़ की। उनका इतिहास क्या है, उनका फ्यूचर क्या होगा, आखिर क्यों ओवैसी पर तंज कसने वाले उनको जिन्ना तक कहते हैं। तुम मंजलिस के सफर को नहीं रोक पाओगे। हमने बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया और करते रहेंगे। बिना सेंसर और अनकट ओवैसी की पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। उससे पहले मिशन तेलंगाना में लगे भाईजान की सियासी कसरत की तस्वीर देख लेते हैं। तेलंगाना चुनाव में मजलिस को जीत दिलाने के लिए ओवैसी हैदराबाद की गली गली घूम रहे हैं। ओवैसी पहले चुनावी मंचों से पार्टी का धुआंधार प्रचार कर रहे थे और अब पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करने के 2 दिन बाद से ही ओवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद के क्षेत्र कारवां और नामपल्ली विधानसभा में पार्टी कैंडिडेट कौसर मोइनुद्दीन और माजिद हुसैन के साथ प्रचार अभियान शुरू किया। इस दौरान बड़ों से वोट पाने का आशीर्वाद लेते रहे और थकान होने पर कार्यकर्ताओं संग आराम के साथ चाय नाश्ता भी करते दिखे। हैदराबाद में, तेलंगाना में आपकी एक पार्टी है मंजलिस। यहां पर 2 कौमी पार्टियां नहीं है, एक तीसरा प्लेयर है जिसका नाम KCR है। बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में है, आपके हाथ में हर चीज है। आज नवभारत मजलिस के सदर इसी ओवैसी की पूरी पिक्चर आपको दिखाएगा। ओवैसी की जिंदगी का एक एक पन्ना डिकोड होगा। पर्सनल लाइफ से लेकर पॉलिटिकल लाइफ तक का हर वो सच सामने आएगा जो आज तक आपने नहीं देखा। ओवैसी का क्रिकेटर से लेकर पॉलिटिशियन तक का सफर कैसा रहा, लंदन रिटर्न बैरिस्टर ओवैसी सांसद कैसे बन गए, मोदी को चैलेंज देने वाले ओवैसी का वोट बैंक क्या है, कितने शाही ठाट बाट के साथ जिंदगी बिताते हैं असदुद्दीन ओवैसी, कैसा है उनका लाइफस्टाइल, ओवैसी के परिवार में कौन क्या करता है और सबसे खास बात ये कैसी है ओवैसी को सीक्रेट ब्रिगेड जिसका काम है ओवैसी के लिए माहौल बनाना और मजलिस के सियासी मुकद्दर को संवारना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM वो पार्टी जो कभी केवल हैदराबाद में जानी जाती थी और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी केवल हैदराबाद तक सीमित थे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी देश भर के मुस्लिम चेहरा बन चुके हैं और उनकी पार्टी AIMIM आज देश भर में चुनाव लड़ रही है। इसके पीछे है उनके वजीर और आज हमारी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आखिर कौन है
असदुद्दीन ओवैसी के वजीर और किस तरह से वे सुनिश्चित करते हैं कि उनकी पार्टी AIMIM आज देश भर की पार्टी बनी रहे और ओवैसी मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा बना रहे। दुनिया ओवैसी को देखती है, उनकी बेबाक तकरीरों को सुनती है, लेकिन ओवैसी को सियासी मैदान का हीरो बनाना और मजलिस के सियासी मुकद्दर को संवारना, यही टास्क है ओवैसी के इस वजीर लश्कर का। ओवैसी को खुला समझा है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है फायर। बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आपको खा जाएगी। मोदी, तेरे राज में तो सारा हिंदुस्तान अब खतरे में है। ये हालत तुमने लाकर कर दी है, छोड़ दी है। लश्कर तैयार है, फौज तैयार है, सिर्फ सिपह सालार के हुक्म के इंतजार में है। अलग अलग चेहरे, अलग अलग बयान, अलग अलग सियासी रोल, लेकिन सबका मकसद सिर्फ एक, ओवैसी को सियासी मैदान का हीरो बनाना और मजलिस के सियासी मुकद्दर को संवारना। यही टास्क है ओवैसी के इस वजीर लश्कर का, जिसमें सबसे पहला नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी का। मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा एक भाई भी दिया, जिसके हौसले और अज़म में कभी कमी नहीं आती। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अकबर की दीवानगी का, उसकी जिद का, कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज अकबरुद्दीन ओवैसी का साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हैदराबाद के भाईजान जो है वो आज देश के भाईजान बन चुके हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एक माइनॉरिटी का चेहरा देश भर में बन चुके हैं, लेकिन इसके पीछे अगर किसी का अहम रोल है तो वो है ओवैसी के इन्हीं वजीरों का, जो कि अलग अलग राज्यों में पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है वो उनके ही छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की मानी जाती है। ओवैसी ब्रदर्स में से अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं और भाषण के जरिए वो क्राउड पुलिंग और लोगों को कहीं ना कहीं दिल जीतने का काम करते हैं। वहीं साथ में कई बार ऐसा हुआ है जब ऐसे मौके आए हैं जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने काम के जरिए लोगों का विश्वास जो है वो जीते रखा। सीधे तौर पर ओल्ड हैदराबाद ही नहीं, अगर आज एक माइनॉरिटी का चेहरा बनकर उभरे हैं तो इन्हीं वजीरों के कारण, जिसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो अकबरुद्दीन ओवैसी की मानी जाती है। सेना के बिना सेनापति नहीं हो सकता और ओवैसी की टीम का हर चेहरा उनकी ताकत बना हुआ है। ओवैसी कितना बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कहां पॉज लेंगे, कहां जोर देंगे, ये सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके सिपह सालारों की ये टीम है, जिनमें सबसे पहला नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी का। जब ओवैसी हैदराबाद से बाहर होते हैं तब अकबरुद्दीन हैदराबाद का जिम्मा संभालते हैं। ओवैसी के दूसरे वजीर लश्कर का नाम है वारिस पठान। मजलिस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने की है। तीसरा नाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद सदर से AIMIM सांसद इम्तियाज जलील का है, जो वारिस पठान के साथ मिलकर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक मजलिस को मजबूत करने में जुटे हैं। चौथा नाम शौकत अली, जो यूपी में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नजमा फातिमा, यूपी में AIMIM की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष। जिम्मेदारी मुस्लिम महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की है। बिहार के अख्तरुल ईमान का है, जो बिहार से बंगाल तक AIMIM का जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं। हम एज अ टीम काम करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो हमारी अच्छी टीम है। हर स्टेट में आप देख लीजिए, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब है, मुंबई में वारिस पठान जी है, और यूपी में शौकत अली साहब है, बिहार में अख्तरुल ईमान साहब है, यूपी में आसिम वखार साहब भी है। तो ये जो हमारी टीम है, जो MIM के जो हमारे सोल्जर्स है, जो सिपाही है, वो हिंदुस्तान में जितना हम जाने की कोशिश अवाम तक हर स्टेट में जो पहुंचने की कोशिश कर रही है, जरूर ये हमारी टीम की भी मेहनत है। सब जो है असद साहब की निगरानी में, उनकी लीडरशिप में काम करते हैं, तो जरूर ये पूरी टीम की मेहनत है। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुंबई से भाईखला विधानसभा सीट से विधायक भी रहे। टाडा आरोपी को मेडिकल आधार पर जमानत पर रिहा कराने वाले पहले वकील रहे। तो वहीं 1993 मुंबई बम धमाके के आरोपी का केस भी लड़ा। अब महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक जय भीम और जय मीम का नारा लगाकर मजलिस को मजबूत करने में जुटे हैं। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए।
और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इम्तियाज जलील भी ओवैसी की सीक्रेट ब्रिगेड के अहम किरदार हैं। इम्तियाज औरंगाबाद सदर से सांसद हैं। राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता कर चुके हैं। नुपुर शर्मा को फांसी पर लटकाने जैसा विवादित बयान देकर विवादों में रह चुके हैं। अब हालत ये हो गई, यानी देश के हर कोने से हर किले के लिए अलग अलग सेनापति है। ओवैसी का वजीर लश्कर नंबर 4 शौकत अली। ओवैसी के सिपहसालारों में शौकत अली के पास देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन शौकत अली यहां बीते विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम का खाता तक नहीं खुलवा सके। हां, हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान देकर सुर्खियां जरूर बटोर चुके हैं। मजलिस के ऐसे नेताओं के विवादित बयानों का मकसद सिर्फ मुसलमानों का अपना नेता तैयार करना ही नहीं है, बल्कि मजलिस को मुसलमानों का सच्चा हिमायती साबित करना भी है। और इसी मिशन में जुटी हैं ओवैसी की ये वजीर लश्कर। जिस बस पे हम चढ़ के जाते थे जेके सिंह की सरदार जी खलासी और ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन आज कौन सा दिन आ गया है कि हमारा बेटा कोई दिल्ली में कोई पंजाब में जाता है और उन्हें पंजाबी के खोतों में नौकरी करनी उसकी मजबूरी हो गई। अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूर्णिया के आमौर विधानसभा से विधायक भी हैं। भड़काऊ तकरीरों में सिर्फ ओवैसी के सिपहसालार ही आगे नहीं हैं, ये भी ओवैसी ब्रदर्स के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिनके खिलाफ हेट स्पीच देने पर एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। बात ओवैसी फैमिली की हो रही है तो एक नजर ओवैसी ब्रदर्स पर भी डाल लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं और हैदराबाद से चौथी बार सांसद हैं। अकबरुद्दीन असदुद्दीन के छोटे भाई हैं और तेलंगाना की चंद्रायन गुट्टा सीट से मजलिस के कैंडिडेट हैं। भड़काऊ भाषणों के लिए जाने जाते हैं। वहीं उनके तीसरे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में इत्तेमाद नाम से उर्दू अखबार चलाते हैं। फिलहाल असदुद्दीन और अकबरुद्दीन मुस्लिम समाज को एक करने का नारा देकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हैं। मेरे भाई 8,992 एमपीज बने 17 लोकसभा में, कितने मुसलमान बने? 500। मैं जिम्मेदार हूं। अरे मैं तो लड़ रहा हूं कि मेरी आवाज जाए पार्लियामेंट में। मैं तो लड़ रहा हूं कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जाए, असेंबली में जाए। इसीलिए मजलिस से नफरत है। अरे 8,992 एमपी बन गए 17 लोकसभा के इलेक्शन में और सिर्फ 520 मुसलमान। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? जब मैं बोल रहा हूं वो सच है। 500 के करीब खवातीन एमपी बने और 25 मुसलमान आबादी में 15%, वो पार्लियामेंट में 4%। और इल्जाम किस पे लगता? आपके दूल्हे भाई पे लगता। अरे ये सच्चाई है, मानो। इसीलिए तो मजलिस अब्दुल वाहिद ओवैसी सालारे मिल्लत के तमाम मुरफ़क़ाओं के पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही। असदुद्दीन अपने अंदाज के लिए जितना ट्रेंडिंग में रहते हैं, उतने ही मशहूर वो अपने शाही ठाट बाट वाले अंदाज के लिए भी हैं। ओवैसी के लाइफस्टाइल पर नजर डालें तो उनको महंगी बाइक चलाना पसंद है। अपनी पसंदीदा बाइक ट्रायम्फ क्रूजर पर फर्राटा भरते ओवैसी की तस्वीरें और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। असदुद्दीन के पिता सलाउद्दीन ओवैसी भी इसी तरह पुराने शहर की गलियों में अपनी बाइक पर घूमते थे। तब वो अपनी पसंदीदा नॉर्टन बाइक पर सवार होकर घूमा करते थे। ओवैसी को क्रिकेट खेलने का भी शौक है। स्कूल और कॉलेज के दिनों से ओवैसी क्रिकेट खेलते रहे हैं। उन्होंने साल 1994 में विजी ट्रॉफी में तेज गेंदबाज के रूप में साउथ क्षेत्र की इंटर यूनिवर्सिटी अंडर 25 क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। बाद में उन्हें साउथ क्षेत्र की यूनिवर्सिटी टीम में चुना गया। बात ओवैसी के आशियाने की करें तो उन्होंने अपने बंगले को महल जैसे लुक का बनवाया है और इसे आलीशान झूमरों से सजाया है। घर के अंदर छत पर बड़े बड़े आलीशान झूमर लगे हैं तो जमीन पर खूबसूरत मार्बल। पूरे घर की सजावट शाही अंदाज में की गई है। ओवैसी ने वकालत की पढ़ाई की है। उन्हें पढ़ने लिखने का भी शौक है। अपने इसी शौक के कारण उनके घर में एक लाइब्रेरी भी है। ओवैसी जब भी खाली होते हैं इसी लाइब्रेरी में अपना वक्त बिताते हैं। घर के साथ ही एक बड़ा लॉन भी है। इसी लॉन में ओवैसी जनता दरबार लगाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का यह आलीशान बंगला हैदराबाद के शास्त्रीपुरम कॉलोनी में है। पूरे शहर में यह बंगला काफी चर्चित है। यहां वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पत्नी फरहीन और बच्चों के साथ यहां रहते हैं। ओवैसी के 6 बच्चे हैं।
जिनमें एक बेटा सुल्तानुद्दीन ओवैसी और 5 बेटियां कुदसिया, यास्मीन, अमीना, महीन और अतिका शामिल हैं। ओवैसी की बेटियों कुदसिया, यास्मीन और अमीना की शादी हो चुकी है। ओवैसी की पर्सनल लाइफ तो आपने देख ली, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति की शुरुआत कब और कैसे हुई? हैदराबाद के इस सांसद ने अपनी राजनीति 4 मीनार से आगे पूरे देश तक कैसे फैलाई और उनकी पार्टी AIMIM का कैसे रहा विवादों भरा इतिहास, ये भी जान लेते हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM का इतिहास जानने के लिए करीब 90 साल पीछे चलते हैं। साल 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन की स्थापना की थी। तब से लेकर 1948 तक ये संगठन हैदराबाद को भारत से एक अलग मुस्लिम राज्य बनाए रखने की वकालत करता था। हालांकि ऐसा हो ना पाया। 1948 में जब ऑपरेशन पोलो के बाद निजाम की सेना ने सरेंडर कर दिया और हिंदुओं पर जुल्म ढाने वाले रजाकारों ने हथियार डाल दिए, तब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ और भारत सरकार ने मजलिस को बैन कर दिया। उस समय मजलिस के अध्यक्ष रहे कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के बाद कासिम रिजवी पाकिस्तान चला गया, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले कासिम रिजवी ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM की जिम्मेदारी वकील अब्दुल वहीद ओवैसी को दी थी। फिर यहीं से शुरू होती है मजलिस में ओवैसी परिवार की एंट्री। 1957 में मजलिस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बहाल किया गया। इसके नाम के आगे ऑल इंडिया जोड़ा गया और फिर ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM हो गई। पार्टी के संविधान में भी बदलाव किया गया। 1975 में अब्दुल वहीद ओवैसी के बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी ने AIMIM की कमान संभाली और सलाहुद्दीन ओवैसी के ही बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी हैं जो फिलहाल AIMIM के अध्यक्ष हैं। लेकिन ओवैसी रजाकारों से AIMIM के ऐतिहासिक रिश्ते को नकारते आ रहे बीजेपी और दूसरे हिंदूवादी संगठनों का जवाब देने वाली ताकत के रूप में देखते हैं। ओवैसी और उनके सिपहसालारों के भड़काऊ बयानों से मुस्लिम समुदाय में फिलहाल बहस का मुद्दा यह है कि क्या AIMIM उनके समुदाय के लिए एक मसीहा बनकर उभर रही है या फिर ये आगे चलकर समुदाय के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।